नमस्कार प्यारे दोस्त। मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे प्यारे साथी। चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम शुरुआत करने वाले हैं बिना किसी देरी के साथ। प्यारे दोस्त, अगर आज की क्लास की हम बात करें तो हम आपसे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्या पढ़ेंगे आज इस इलेक्ट्रोकेमिकल का, है ना, या विद्युत रसायन का अंतिम पार्ट होने वाला है। लगभग आज हमारी 5वीं क्लास है ना। मैंने इसको बहुत स्लो पढ़ाया था। हालांकि मैंने इसमें एक इक्वेशन आपको नहीं करवाई थी, लेकिन मैं उसके एमसीक्यू ले आया हूँ क्योंकि वो आपको समझ में आती भी नहीं, है ना। और वहां उस इक्वेशन को मैं लिख करके आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। मतलब कि ये उस इक्वेशन से वोल्टेज कम कैसे होता है, ज्यादा कैसे होता है, तो उसके बेसिस पर जितने एमसीक्यू बन सकते थे, जो हमारी एग्जाम के याद से कि भाई इसमें लॉग क्या होता है, इसमें क्यू क्या होता है, एन क्या होता है, तो वो प्रश्न मैं आपको साथ लेकर के आ गया हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो चीजें ऐसी हो जाएंगी जो हमारे लिए काम की कम है, लेकिन अगर वहां से कोई प्रश्न बन सकता है तो मैं एक्स्ट्रा वो आपके इसमें ऐड कर दूंगा। चलिए, हाँ, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हम लोग पढ़ते हुए कहाँ तक पहुंच गए थे भैया? डेनियल सेल तक आ गए थे। ठीक है, आप सभी ने भी देखा होगा, हम डेनियल सेल के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, डेनियल सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेनियल सेल एक कैसा होता है। यहां से दो प्रश्न बन गए आपका। एक पहला प्रश्न तो ये बन गया कि भाई गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल कौन है, तो डेनियल सेल है ना। डेनियल सेल की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है ना। ये मैंने आपको शुरू में कहा था। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो H2SO4 और HCl रहेगा। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ। अरे भाई, सिलेबस हो जाने दो, मैं आपकी पूरी वो वाला और ये वाला केमिस्ट्री एक साथ कंबाइंड डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए। कितने दिन और लगेंगे? कितने दिन भाई? कल के पार्ट में आपका H2SO4 वगैरह वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपका एक चैप्टर और बाकी है, एक या दो बाकी है, मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास सारी चीजें नोट डाउन ही रहती हैं। फिर आपका बचेगा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा था। एक आपका प्रतिक्रिया बचेगा, अम्ल क्षार हो गया है आपका। परमाणु संख्या और प्रतीक बचेंगे, है ना। तो भैया परमाणु संख्या और प्रतीक भी छोटा चैप्टर है। ठीक है, लगभग एक क्लास में आपकी, कल में हम HCl H2SO4 को कर लेंगे। कल आपका HCl और H2SO4 एक क्लास में पूरा हो जाएगा। परमाणु संख्या और प्रतीक का वाला जो चैप्टर है ये भी आपकी एक क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या और प्रतीक, रिएक्शन और प्रतिक्रिया, इसकी दो। इस सप्ताह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस शनिवार तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, 3 चैप्टर आपके मुख्य रूप से बचे हैं। पहला बचा है, देखो, अम्ल क्षार लवण में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। बचा क्या है? बचा है तो HCl और H2SO4 जो आपके पर्टिकुलर AWTPO के सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, गंधक और हाइड्रोक्लोरिक, इस तरह से एक वर्ड दिया गया है। तो मतलब गंधक का अम्ल किसको बोलते हैं? H2SO4 को। और HCl, तो ये दो तो हमारा कल ही कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें बस हमको थोड़ा सा डिटेल करना है, वो हम कल कर लेंगे। 1 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। दूसरा आपका सिंबल और जो तत्वों के सिंबल, जैसे Na को क्या बोलते हैं? नेट्रियम, है ना भाई। लेटिन वर्ड है कि कौन सा वर्ड है ना। जर्मनी के लैंग्वेज पर किसका नाम रखा गया, है ना। जर्मन देश पे जैसे जर्मेनियम का रखा गया। चंद्रमा के नाम पर किसका नाम रखा गया। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। और एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक आपको थोड़े बहुत मैं आपको कल की क्लास में ही करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। चुप पड़े क्यों नहीं लेते हो? क्या कहना चाह रहे हो? चुपचाप पढ़ा क्यों नहीं लेते हो ये? भाई चुप रहेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? डेनियल सेल एक गैल्वेनिकृत सेल होता है। देखो, आप अगर इसकी इमेज देखो सबसे पहले, तो ये कुछ इस तरह का विलियन होता है। इस विलियन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां दो तरह के लिक्विड अपने को देखने को मिल जाते हैं। एक तरफ मिलता है CuSO4। कौन सा मिलता है? CuSO4। और इसमें से कॉपर रिलीज होता है, और वो कॉपर जाता है किसके पास? कैथोड के पास। किसके पास? कैथोड। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, है ना, कभी भी किसी सेल के अंदर जो फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है? एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होता है। कहां से कहां फ्लो होता है? एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, एनोड से कैथोड की ओर। और दूसरे वाले में जो विलियन रहेगा वो कौन रहेगा? ZnSO4। अब ZnSO4 से क्या आएगा? जिंक निकलेगा बाहर। और जो जिंक रहेगा ये किसके ऊपर आगे बढ़ता है? तो एनोड की ओर आगे बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? एनोड की ओर आगे बढ़ता है। तो प्यारे दोस्त, है ना, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक इस तरह के कांच की एक नली डाली जाती है। इसे क्या बोला जाता है दोस्त? है ना, याद रखना, सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है ना। हिंदी में आप इसे लवण सेतु कहते हैं। तो भैया लवण सेतु से ये इस प्रकार के जो सेल होते हैं, जो आपके कौन से सेल होते हैं? गैल्वेनिक सेल होते हैं या डेनियल सेल होते हैं। इन सेल को मुख्य रूप से एक यू आकार की नली के बिना नहीं बनाया जा सकता, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त? याद रखिएगा, लवण सेतु कहते हैं, है ना। लाइव क्लास है क्या सर? नहीं बेटा, ये अनादि अनंत पहले हमने, जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी, तब
इस क्लास को रिकॉर्ड कर दिया था और हमें पता था कि इन फ्यूचर 2025 के अंदर AWTPO दिल्ली पुलिस में एग्जाम होगी, तब इसे लाइव करवाया जाएगा। लाइव ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर लाइव है। ठीक है भैया, एक तो इसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, एक इसमें ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन होता है। तो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट ZnSO4 और CuSO4 विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। दोनों विलयन का संपर्क एक यू आकार की नली, देखो मैंने अभी आपको यही कहा था, एक यू आकार की नली के द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें लवण सेतु कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। बिना सॉल्ट ब्रिज के आप डैनियल सेल नहीं बना सकते हैं दोस्त, याद रखिएगा, बिना लवण सेतु के, सॉल्ट ब्रिज के आप डैनियल सेल नहीं बना सकते हैं, है ना। तो डैनियल सेल को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। डैनियल सेल की अगर हम बात करें तो दोस्त, अगर मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं भाई, यहां पर दो तरह के विलयन हमने लिए। एक हमने लिया क्या भाई, ZnSO4 लिया, जिंक सल्फेट लिया। एक हमने क्या विलयन लिया यहां पर, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। ये जो ZnSO4 का विलयन था जिंक सल्फेट का, है ना, ZnSO4 का जो विलयन था, यहां पर भी 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा। ठीक है, ये जो ZnSO4 का जिंक सल्फेट का हमने विलयन लिया, इस विलयन में क्या होता है, जिंक आयन होते हैं। कौन सा आयन होते हैं, Zn। तो भाई सबसे मेन चीज इसमें से जो आयन रिलीज होगा वो कौन सा होगा, जिंक आयन। कौन सा आयन होगा, जिंक। कितने आयन निकलेंगे इससे, 2+, तो इसमें जिंक आयन निकला। इसी तरह से कॉपर में से कौन सा आयन निकलेगा, कि सर कॉपर आयन निकलेगा। तो ये आयन जो होता है ना, जिंक छड़, इस विलयन के संपर्क में आती है, तो जो इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक के रूप में घुलने लगेगा। इस क्रिया एज इट इज कहां पर होगा, कॉपर पे होगा। तो कॉपर जो होगा, अगर ये पूछा जाए कि जिंक धातु का क्या हुआ यहां पर, तो ये परिवर्तन जिंक धातु में ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब जिंक धातु का यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। पूछ सकते हैं आपसे कि डैनियल सेल के अंदर किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक धातु के अंदर, है ना, ये टूटकर अलग हुआ, और इसका अलग होना ये बताता है कि जिंक का यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये चीज आप यहां पर एक बेसिकली समझे। जब जिंक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तार से कॉपर के इलेक्ट्रॉन पर इकट्ठा, मैंने आपको पहले ही कहा कि एनोड से कैथोड की ओर, एनोड पे कौन था, जिंक था। फ्लो कहां से कहां होगा, एनोड से कैथोड। ये जो जिंक के मॉलिक्यूल है ये यहां से चलते हैं और कहां जाते हैं, कॉपर के आयन के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि फ्लो हमेशा किसी भी सेल में कहां से कहां होता है, डायरेक्शन एनोड से कैथोड। एनोड पर कौन से आयन थे, जिंक आयन थे। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। कंबाइंड PDF कब मिलेगी, अरे बेटा जब सिलेबस हो जाता है उसके बाद मिलती है। ठीक है, और कुछ। अब ये जिंक के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस तार से होते हुए कहां आ रहे हैं, तो भाई ये कैथोड की ओर आ रहे हैं। मतलब कि जो जिंक के आयन है वो यहां से चल करके कहां जाएंगे भाई, कैथोड की ओर जाएंगे। तो ये यहां पर ये जो आयन इस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि यहां इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। और जब जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो क्या उत्पन्न होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो दोस्त याद रखिएगा, अब ऐसी कंडीशन में ये जब एनोड से कैथोड पर जिंक के आयन पहुंचते हैं तो वहां पर क्या कहेंगे, एनोड। याद रखना, मैं आपको फिर से समझाता हूं, है ना, ये जो जिंक है, क्योंकि आप, है ना, इतनी देर हो गई वापस से वो पॉइंट भूल गए होंगे। जो जिंक है, ये जिंक एनोड से कहां जा रहा है, कैथोड की ओर जा रहा है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण कहां हुआ था, जिंक का, मैंने क्या बताया, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जहां क्या होता है, जहां ऑक्सीकरण होता है, मैं आपको लिख देता हूं, जहां ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं, उसे एनोड कहते हैं। और जहां पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये चीज ध्यान रख लेना, ये प्रश्न है आपकी एग्जाम में आने वाले, है ना, कि अगर किसी सेल के अंदर किसी एक इलेक्ट्रोड पर मान लीजिए ऑक्सीकरण हुआ है, वह एनोड होगी या कैथोड होगी, तो दोस्त याद रखना वो एनोड होगी। ठीक है, वह जहां पर भी दोस्त याद रखिएगा, है ना, ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड, और जहां पर अपचयन होगा उसे क्या कहेंगे, कैथोड। और जहां अपचयन होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कैथोड। तो ये डिसाइड बाद में किया जाता है कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा तभी ये चीज पता चलती है। दोस्त याद रखिएगा कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। हालांकि जिंक की छड़ का जो सेल, याद रखिएगा, का ऋण टर्मिनल होता है, और कॉपर का जो छड़ होगा वो धन टर्मिनल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो
हम जानते हैं कि कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव वाला जो भाग होता है वो किससे जुड़ता है? टर्मिनल कौन सा होता है? टर्मिनल पॉजिटिव होता है। मैंने कल भी इसको समझाया था, आप कंफ्यूज हुए थे कि हाँ भैया। तो अगर मैं आपसे यहां कहता हूं कि चलो मान लिया कि ये तो एनोड से कैथोड में आयन के रूप में इलेक्ट्रोड हो गए, और जब एनोड से कैथोड की ओर में आयन चलते हैं तो इस कंडीशन में क्या उत्पन्न होती है? वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। लेकिन इस विद्युत धारा को अभी हम पूर्ण रूप से फ्लो नहीं करा सकते, उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों विलयन को जोड़ने के लिए हमने यहां पर एक कांच की नली का उपयोग किया, और इस नली को हम क्या कह देते हैं? यू आकार की एक कांच की नली होती है ना। यू आकार की कांच की एक नली होती है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड, है ना, क्या भरा होता है? इसमें एक लिक्विड भरा हमने, जिसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड भरा, इस नली में भरा। ये पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है? ये संतृप्त है, सैचुरेटेड। ये दोनों विलयन को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और जोड़कर क्या करता है? एक ब्रिज बनाता है जिसे हम लवण सेतु कहते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर वैसे तो एनोड से कैथोड पे जा रहे थे, इसको जोड़ने की जरूरत क्या थी? देखो, लवण सेतु परिपथ को पूरा करना ये दोनों विलयन को जोड़ने के लिए आवश्यक होता है। आपस में मिलने से रोकेगा ये क्या करेगा? इनको पूरा करेगा। दोनों विलयन को आपस में मिलने से रोक, इनके विलयन ZnSO4 को इधर नहीं आने देगा, CuSO4 को इधर नहीं आने देगा। ये जो KCl है ये संतृप्त, संतृप्त का मतलब ये होता है जो किसी से क्रिया नहीं करता। अब ये क्रिया नहीं कर रहा है दोस्त, याद रखिएगा। ऐसी कंडीशन में यहां पर ये ना तो ZnSO4 को इधर आने देगा, ना CuSO4 को उधर जाने देगा। मतलब ये विलयन को मिलने नहीं देता। ठीक है, आपस में जोड़ता है लेकिन विलयन को मिलने नहीं देता, विलयन को नहीं मिलने देता। ये मेन पॉइंट है। अगर विलयन मिल गए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई साहब सेल हमारा खराब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो चलो, अभी हमने एक चीज देखी कि एनोड पर यहां पर क्या हुआ था? एनोड पर यहां पर क्या हुआ था भाई? एनोड के ऊपर क्या हुआ? एनोड के, अगर हम यहां पर एनोड से कैथोड की ओर बढ़े तो यहां पर एनोड पर हमें क्या चीज देखने को मिली? एनोड पर हमारे पास क्या था? जिंक था। कौन सी धातु थी? जिंक। जिंक ने क्या करा भैया? अपने आयन अलग करे। क्या करे? आयन अलग करे। तो भाई वो कैसे टूटा? जिंक जो था वो Zn के ऊपर प्लस का चार्ज आया। कितना चार्ज लगाया था? 2+। 2+ क्यों लगाया हमने यहां पर? क्योंकि भैया इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल दिए, और ये फिर किसकी तरफ बढ़ा था? कैथोड की ओर। लेकिन कैथोड वाले डब्बे में देखो कि भाई जिस साइड में कैथोड है वहां कौन सा विलयन है? कि सर कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भैया? ग्रहण करेगा, क्योंकि ये आयन कौन दे रहा है? जिंक दे रहा है। तो कैथोड इनको क्या करेगा? कैथोड के ऊपर कौन होगा? कॉपर होगा। कॉपर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन में माइनस का साइन है, 2e माइनस का साइन। अब ये माइनस का साइन अगर आप यहां पर देखेंगे कि सर ऐसा काहे हुआ? सॉरी, प्लस का साइन होगा। कॉपर है ना, धातु है, प्लस का साइन होगा, है ना। ये यहां पर इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस से अगर अपने अंदर ले ले, 2 इसने दिए थे, ये वापस ले ले तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, तो यहां पर Cu आ जाएगा, सिर्फ कॉपर आ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो यहां पर हुआ क्या? इस अभिक्रिया को अगर हम दोनों को एक साथ कराने की कोशिश करें तो ये कैसे बनेगी? देखो, यहां का जो जिंक था इसने क्या करा? इस Cu जिसके ऊपर 2e+ था, इसके साथ क्रिया करी। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, क्योंकि इसने किसी और को दे रखे थे, आप ऐसा समझिए। तो ये इसने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका पॉजिटिव चार्ज गया। जैसे आप ये समझिए, एक व्यक्ति ने किसी को 2 लाख रुपए दे रखे थे, तो ये पॉजिटिव था, कर्जा दे रखा इसने, और इसने किसी को पैसा नहीं दिया, तो इसने क्या करा? उस व्यक्ति का पैसा इसने चुका दिया। अब भैया ये जो है ये तो न्यूट्रल हो गया, और उस व्यक्ति का जो पैसा था वो किस पे चढ़ गया? इस पे चढ़ गया कि भाई तेरे पैसे मैं देता हूं, तेरे पास जब आए मुझे दे देना, वो वाला मामला हुआ। तो यहां Zn के ऊपर क्या आ गया? 2+ आ गया, और यहां पर आपका जो कॉपर था वो एज इट इज Cu बच जाता है। ये रिएक्शन होती है एनोड से कैथोड की ओर। कहां से कहां की ओर? एनोड से कैथोड की ओर। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीकरण जिस जगह पर होगा, ऑक्सीडेशन जहां पर होगा, वो ऑलवेज एनोड कहलाता है। और जहां पर याद रखिएगा रिडक्शन या अपचयन होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। इस तरह से हम एनोड और कैथोड में डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, उनमें अंतर कर पाते हैं। उम्मीद है ये आपको सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला आता है सीसा संचायक, लेड स्टोरेज बैटरी। अब देखो, ये जो सीसा संचायक सेल है ये मेनली कहां से चलते हैं, क्या चीजें होती हैं? इन सेल की बात करें, यह सामान्यतः ऑटोमोबाइल इन्वर्टर में सबसे अधिक, जो हमारी ऑटोमोबाइल मतलब कार हो गई, ट्रक हो गई, उनमें बड़े बड़े बैटरी लगे होते हैं, इन्वर्टर की जो बैटरियां होती है वही होते हैं। इनमें एक एसिड भरा होता है जिसका उपयोग, जिसे हम H2SO4 कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम बैटरी एसिड कहते हैं।
है ना, या इन्हें सीसा संचायक बैटरी या फिर इन्हें याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी भी कहा जाता है या नॉर्मल बैटरी भी कहते हैं, है ना। अब एक प्रश्न ये आता है कि सीसा संचायक जो सेल होता है उसमें कितने सेल होते हैं? 6 सेल होते हैं। कितने सेल लगे होते हैं अंदर? अंदर की ओर में कितने? 6 सेल होते हैं। टोटल वोल्टेज या विभव, कुल विभव जो होता है इसका ईएमएफ कितना होता है? 12 होता है। कुल विभव कितना होता है? 12। तो बैटरी का जो कुल विभव होता है वो कितना होता है? 12, है ना, याद रखिएगा। 2 वोल्ट के आसपास, अब 12 वोल्ट जो होता है इसका विभव होता है, तो विभव कितना होता है? 12 वोल्ट। प्रत्येक का विभव देखो हो 12 कहां से आया भाई? 6 सेल लगे हुए थे, एक सेल का अगर 2 हो गया, एक सेल का 2 है तो टोटल कितना होगा? 12 होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है उसके बेसिस पर। सीसा संचायक बैटरी के एक सेल का विभव कितना होता है? तो एक सेल का विभव 2 होता है। सीसा संचायक बैटरी का विभव कितना होता है? तो 12 होता है। अगर उसने एक सेल वर्ड यूज कर लिया तो 2, और पूरी बैटरी का पूछा तो 12, कितना होगा? 12 होगा। अब देखो ये जो होती है ये 6 से 12 वोल्ट की बैटरी है ना, 6 से 12 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस कर सकती है। ये एक बेसिक सी जानकारी है, हर बैटरी करती है वो। अब इनके अंदर किसका यूज किया जाता है? देखो हम पढ़ रहे हैं सीसा संचायक बैटरी, इसमें मुख्य रूप से जो एसिड होता है वो H2SO4 होता है ना। सीसा संचायक बैटरी में 6 सेल होते हैं, एक सेल का वोल्ट 2 होता है। टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा? विभव जो हो जाएगा वो 12 वोल्ट का विभव होगा। मतलब बैटरी जो है वो 6 से 12 वोल्ट की बैटरी होती है। चलो, प्रत्येक लेड स्टोरेज सेल में लेड का एक एनोड तथा लेड ऑक्साइड PbO2, देखो एक होता है इसमें PbO2 जिसे हम लेड कहते हैं। भाई सीसा संचायक बोली इसलिए रहे क्योंकि लेड का उपयोग होता है। तो ये जो PbO2 है अभी इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा, इनके अंदर एक एसिड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? H2SO4। तो एक तो हमारा लेड ऑक्साइड हो गया। अब लेड ऑक्साइड की ही बैटरी क्यों बोला? क्योंकि एनोड पर लेड होता है। क्या होता है? लेड। मतलब एनोड पे जो लेड होगा वो सल्फर, इस H2SO4 के सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, और क्रिया करेगा तो वो लेड सल्फेट बनाएगा। और कैथोड पर लेड ऑक्साइड जो होगा PbO2 ये वाला, ये PbO2 क्या करेगा? सल्फर के साथ वापस से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन, ये भी लेड सल्फेट के रूप में रिएक्ट करना शुरू करेगा। सर क्या समझ नहीं आ रहा है? अभी आएगा समझ में। तनु H2SO4 अम्ल का जो घनत्व होता है 1.30 ग्राम प्रति ml होता है। तो ये एक तरह से उसकी डेंसिटी है, ग्राम प्रति ml में वो पाया जाता है। यहाँ पावर -1 है ना, मैंने प्रति बोला ना, प्रति का मतलब ये होता है कि वो बटे में है, या फिर आप इसको -1 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये -1 होता है। जो विद्युत अपघटनी विलयन की, विद्युत अपघटनी मतलब इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो एक प्रश्न बन गया आपका, प्रश्न क्या बन गया? बताइए सीसा संचायक बैटरी में विद्युत अपघटन का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन कहां गए? अरे बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए उसने, कहां गए? क्या ग्रहण कर लिए ना? अरे भाई अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन ही तो निकालता है। इसने इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस से ले लिए, तो इसके ऊपर भाई मुझे एक बात बताओ, आपके पास 2 रुपए थे, मैंने 2 रुपए ले लिए, आपके पास कितने रुपए हैं? 0 रुपए। आपने मुझे 2 रुपए दिए तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मैंने वापस दे दिए तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो भाई साहब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिए थे 2 रुपए पहले, इसके पास वापस से 2 रुपए आ गए, तो इसके ऊपर 0 चार्ज हो गया। सिंपल सी बात। चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही तो आता है, किसी और से थोड़ी। ये चीज आपने यहां पर अच्छे से देखी होगी, और आपने इन बैटरियों को देखा है, अच्छे से देखा, मैंने इसकी इमेजेस भी आपको बता रखी है। यहां तक चीजें क्लियर है दादू? बता दो फटाफट। भैया जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पहले डर लगता था अब नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। सर इसकी एक इमेज बना के बता दीजिए। अरे भाया, इस तरह से एक विलियन बनाते हैं अपन, ठीक है। ये H2SO4 का सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसे कैथोड मान लूं, क्या मानूं? कैथोड मानूं। क्या मान लेता हूं? कैथोड मान लेता हूं। अगर मैं इसे कैथोड मानूंगा तो ये ऑब्वियसली अगली कौन सी हो जाएगी? एनोड। क्या हो जाएगी? एनोड हो जाएगी। अब एनोड की जो प्लेट होगी, किसका ऑक्सीडेशन होता है यहां पर?
ऑक्सीकरण लेड का होगा Pb, तो ये लेड की प्लेट हो जाएगी, क्योंकि लेड का यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। जिसका ऑक्सीकरण होता है वही प्लेट एनोड बनती है। क्या बनती है, एनोड बनती है। अब कैथोड है तो भैया यहां अपचयन होगा, अपचयन किसका होगा, तो लेड ऑक्साइड का होगा PbO2, तो ये आपका कैथोड हो जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएगा। इनसे दो सिरे बाहर निकल जाएंगे ऐसे करके, इस तरह से। एक सिरा आपका पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। मैं इनके चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन रॉड के चार्ज की बात कर रहा हूं। ओके, ये इस तरह से एक इमेज आपको दिखाई देगी। तो भाई एनोड पे क्या आएगा, लेड आएगा, है ना। और भैया कैथोड पर कौन आएगा, PbO2 आएगा। तो PbO2 का यहां क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन किसका होगा, तो दोस्त याद रखना PbO2 का, यहां पर इसका क्या होगा, अपचयन, रिडक्शन। ठीक, अगला सेल, जल अपघटन क्या होता है। देखो जल अपघटन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, ये कोई सेल नहीं है, ठीक है। जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बना सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, किसी लवण, किसी सॉल्ट को लेते हैं और जल के अणु, है ना, लवण और जल का आपस में मिला करके उन्हें क्या बना देना, अम्ल और क्षार बना देना। ये वैसे पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस विशेष पद्धति के द्वारा जल अपघटन, आपसे पूछेंगे जल अपघटन की प्रक्रिया किस में होती है, तो लवण और जल में होती है। सुनना मेरी, हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया किस में होती है ना, याद रखना लवण और जल में होती है ना। हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन की प्रोसेस से क्या बनते हैं, तो अम्लीय और क्षारीय घोल बनते हैं, एसिड या बेस बनते हैं। सिंपल सा फंडा याद रखना, एसिड या बेस बनेगा। तो जल, जैसे आप यहां देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट हमने Na2CO2 लिया, हम ये क्या बना दिया इसने, यहां देखना, ये Na2CO2। भाई वास्तविकता में तो Na2CO2 होता है क्या, मुझे एक बात बताओ, Na2CO2 होता है क्या, CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी गलत है। ठीक है, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं यार, बचा ही क्या है इसमें। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, धावन सोडे का पता है ना आपको, Na2CO3। इसकी क्रिया अगर मैं पानी के साथ कराता हूं, तो ये सोडियम जो है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का बेस है। यहां से Na आ गया, यहां से OH आ गया, ये दो हो जाएगा, है ना, ये दो हो जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा, H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, HCOOH, इस तरह से बोलते हो। भाई तीन ऑक्सीजन थे, एक चार ऑक्सीजन थे, दो ऑक्सीजन यहां चले गए, H2CO2, HCOOH भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, HCOOH भी बोलते हो। भाई अगर तीन ऑक्सीजन यहां पर हैं और एक ऑक्सीजन यहां पर है तो चार हुए, दो ऑक्सीजन यहां पर चले गए और दो ये हो गए, तो चार ही तो होंगे। ठीक है, तीन और एक चार, HCOOH, है ना, ये एसिड बन जाएगा यहां पर। अब आप यहां पर देखो कि सोडियम कार्बोनेट है ये, सोडियम कार्बोनेट, ये एक प्रकार का सॉल्ट होता है, लवण होता है। ये NaOH जो बना यहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक आपका क्या है, बेस है, क्षार है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, एसिड है, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं जिसको आप। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस थी, कभी पूछ ले आपसे याद रखिएगा। क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है और H2CO3, H2CO, यहां देखो H2CO2,
HCOOH, यही बनेगा H2CO2। एक निर्बल अम्ल है, अतः घोल में OH आयन की संख्या H प्लस आयन की संख्या से अधिक होती है। अतः घोल में OH आयन, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, मैंने आपको रिएक्शन बता दिया, आप वो याद रखना, कोई सेंस नहीं है इस बात का, ठीक है, कोई सेंस नहीं है, ये रिएक्शन सबसे बेस्ट है। अभिक्रिया आपने समझ ली तो, है ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें साइन ऐसा लगा लो, ये दोनों डायरेक्शन में हो जाएगी, दोनों दिशाओं में संभव हो सकती है ना, इससे ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। जल अपघटन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको दोनों दिशाओं में दोहरा सकते हैं, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स नहीं, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। निकल कैडमियम सेल बोला जाता है इसे, NiCd, है ना। ये निकल कैडमियम सेल जो होता है, ये लेड संचायक बैटरी जो होती है ना, से अधिक, किंतु इसकी निर्माण लागत अधिक होती है। तो इसकी कार्य लंबे, जैसे मान लीजिए कि अपन नॉर्मली इन्वर्टर की बैटरी 3 घंटे चल रही है, ये लगभग 4, 4.5, 5 घंटे चल जाएगी, 2 घंटे ज्यादा, लेकिन कॉस्टली ज्यादा है, महंगा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए उसकी बैटरी 12,000 में आ रही है, तो ये हो सकता है 22,000 में आए, मतलब डबल ही हो गया एक तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि निकल कैडमियम सेल जो होता है ना, इसकी कार्य अवधि भले ज्यादा है। तो सर इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग उन जगह पे करते हैं जहां पर जैसे कि वो अपनी सर्च लाइट हो गई, है ना, तो यह टार्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर, है ना। इलेक्ट्रिक शेवर का मतलब ये होता है कि जो बल्ब होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी, है ना, चार्जिंग बल्ब आते हैं, उन चार्जिंग बल्ब के अंदर निकल कैडमियम को अगर लगाया जाए तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर उनमें ऑर्डिनरी बैटरी लगाई जाती है तो वो 1-1.5 घंटा चलेगा, लेकिन निकल कैडमियम की लगाओगे तो हो सकता है वो 7-8 घंटे तक कंटिन्यूअसली भी चल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब आते हैं ना, चार्जेबल, उनमें कैसी बैटरी लगी है। निकल कैडमियम की लगेगी तो वो भले बल्ब महंगा रहेगा, लेकिन उसके इलेक्ट्रिक पावर को वापस से रिवर्स करने की क्षमता ज्यादा रहती है, तो ये थोड़े महंगे पड़ते हैं निकल कैडमियम। इसमें निकल और कैडमियम का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसमें इतना डीप अपने को नहीं जाना। ये देख लीजिए इस तरह के होते हैं, ये नॉर्मल सा 600 mAh का आता है, मतलब आपकी, है ना, मोबाइल की बैटरी आती है वो 5000 mAh की आती है, सोच लीजिए, छोटे छोटे। मेरे पास शायद यही होगा, मैंने इसको कभी पढ़ा नहीं है, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ ये किसका बना हुआ। ये 2450 mAh की, अगर मैं 2 सेल को ले लूँ ना, ये ठीक है, जो हमारे माइक में लगते हैं, ये 5000 हो गया, सोचो मोबाइल की बैटरी के बराबर हो गया। अब ये किसके बने हुए हैं मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं पढ़ करके। निकल और MH लिखा हुआ है, ये निकल कैडमियम ही एक तरह से है, ठीक है। हाई कैपेसिटी रेडी टू यूज रिचार्जेबल बैटरी 1.2 वॉट ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मिनिमम 2450, है ना। MAH का मतलब भाई वो स्टोरेज पावर होती है, और सील्ड रिचार्जेबल, है ना, निकल MH, निकल ये MH इसके ऊपर जो कवर है उसकी बात कर रहे हैं। डू नॉट डिस्पोज ऑफ इन फायर शॉट वगैरह, स्टैंडर्ड चार्ज 16 आवर एट 245 mAh, मेड इन जापान। बाकी तो उसने कुछ लिखा नहीं है ना, वो शायद हो सकता है इसके पैकेट पे लिखा होता, लेकिन वो मैंने संभाला नहीं है ना। तो ये इस तरह के सेल आते हैं, निकल कैडमियम के बने हुए हो सकते हैं। लिथियम आयरन बैटरी, भाई साहब ऐसी छोटी छोटी बैटरी होती है, आपने कार में देखा होगा, कार के नीचे इस तरह से इन चीजों को जमाया जाता है, और छोटी छोटी बैटरियों को आपस में कनेक्ट करके एक बड़ी बैटरी बनाई जाती है। तो लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग पावर टूल्स, इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, है ना, लैपटॉप वगैरह, इन सभी चीजों के लिए किया जाता है ना, दोस्त याद रखिएगा, इनके लिए किया जाता है। अब मान लीजिए, अब एक नॉर्मली मैं आपसे बात करता हूं, अगर लिथियम आयरन बैटरी, क्यों? क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। एक साइड में हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और दूसरी साइड में 4 अणु हैं, तो इसको 2H2O कर लेते हैं, तो फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। तो हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बैलेंस कर लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन इधर से चले गए, 2 हाइड्रोजन उधर से चले गए, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, 3 और 2 5 हो गया, इसको 3 कर लो फिर। ये भी एसिड ही होगा, H2CO3 भी आपका एसिड ही होगा, ठीक है। H2CO2 भी एसिड होता है, H2CO3 भी एसिड होता है ना। कार्बोनिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, डिफ्रेंशिएशन बस इतना है ना। यहाँ पे CO3 कर लेना बेटा, माफ कीजिएगा, ठीक है, मैंने काउंट नहीं किया उनको। चलिए, लिथियम वगैरह भी हो गए। अब यहां के बाद मैं आपको करवाने जा रहा हूं विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान किस ये आपके याद रखिएगा, यहां से अब जो शुरू हो रहे हैं ना,
एग्जाम पॉइंट के हिसाब से कुछ आपके वन लाइनर मैंने प्रश्न डाले हैं जो रिपीट होते हैं इन टॉपिक से। जैसे कि पहला पॉइंट क्या बनता है, पहला प्रश्न एग्जाम में आता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। यह प्रश्न आता है। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया कि ऑक्सीकरण कहां पर होता है, तो भैया आंसर क्या बना, एनोड पर। बहुत पूछा गया ये कि कहां पर होता है, एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, बहुत पूछा गया प्रश्न है इस टॉपिक से, कैथोड पर होता है। दोनों चीजें मैंने आपको अभी पढ़ाई, यह प्रश्न यहां से रिपीटेड हुआ। ठीक है, ओके, ये रिपीट हुआ, ये दो प्रश्न आपके रिपीटेड हुए। अगले आते हैं, एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं। जब शुरुआत की थी मैंने फैराडे का नियम पढ़ाने की, तब मैंने आपको पढ़ाया था 96,000 है ना 486 करके, 96,486 एक आंकड़ा होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां लगभग 500 लिख दिया इन्होंने। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, मैंने हूबहू इनको यहां पर डाल दिया है ना, वन लाइनर बना करके। सीसा संचायक बैटरी में विद्युत अपघट्य, सीसा संचायक मतलब लेड, उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किसका यूज होता है, अभी पढ़ा था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, जिसे आप H2SO4 कहते हैं। क्योंकि भैया लिक्विड में यही तो भरा होता है बैटरी के अंदर, जिसमें एनोड और कैथोड डूबे होते हैं। यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपकी एग्जाम में आता है, यह सब आपने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, मैंने बस इनको वन लाइनर डाल दिया है। जिन पदार्थों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट बनाया, विद्युत अपघट्य बनाया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, है ना भाई, विद्युत अनअपघट्य कहलाएगा, है ना, अनअपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनअपघट्य, क्या कहलाएगा, विद्युत अनअपघट्य कहलाएगा। विद्युत लेपन में जिस वस्तु पर धातु की परत चढ़ानी होती है, आपको गैल्वेनाइजेशन मैंने पढ़ाया था, धातु है ना, विद्युत अपघटन का उपयोग पढ़ाया था कि भैया लेपन करते हैं, है ना, चढ़ानी होती है, उसे किस इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं, भैया जिस पर चढ़ानी होती है उसे कैथोड पर रखेंगे। मतलब कि कैथोड किससे जुड़ा होता है, ऋण इलेक्ट्रोड से, उसे कैथोड पर रखेंगे। कैथोड किससे जुड़ा होता है, ऋण इलेक्ट्रोड, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब फ्लो कहां से कहां होता है, एनोड से कैथोड, तो जिसकी परत चढ़ाई जाएगी वो कहां होगा, एनोड पर, जिस पर चढ़ेगा वो कहां होगा, कैथोड पर। यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। राम राम भाया, राम राम। अगला प्रश्न, बड़े प्रिंटिंग प्रेस में किस धातु को वोल्टमीटर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तांबे का वोल्टमीटर होता है, ये मैंने कभी नहीं पढ़ाया हो, दोस्त याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ना, वनडे एग्जाम, एसएससी एग्जाम बहुत पूछती है, लिथियम आयरन बैटरी का यूज या मोबाइल या फिर लैपटॉप में कौन सी बैटरी का उपयोग किया जाता है, लिथियम आयरन बैटरी का यूज किया जाता है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है आपका, अब आप यहां बताएंगे बैटरी का शेल्फ लाइफ किस पर डिपेंड करता है। अगर आपने नॉर्मली, अब आपके यहां से एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं, ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि अब हम एमसीक्यू पढ़ेंगे फटाफट। चलो जवाब दो जल्दी से। आप एक रफ पेज लेकर बैठना, रफ पेज लेकर बैठना, अगर कोई गलत हो तो उसको, है ना, सही हो जाए तो नंबरिंग मत करना, गलत हो जाए तो प्रश्न का नंबर ऐड कर लेना कि कौन सा होगा। बैटरी की शेल्फ लाइफ, है ना, तापमान पर, वोल्टेज पर, इलेक्ट्रोड के आकार पर, रिएक्शन रेट पर। देखो बैटरी की जो लाइफ होती है किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। अगर बैटरी ज्यादा गर्म हो, जैसे मोबाइल फोन देखना, उसकी बैटरी अगर गर्म हो जाती है ना, तो वो समझ लेना कि उसकी अंत आने लग गया है। मोबाइल फोन की बैटरियां गर्म होना ब्लास्ट होने का कारण भी बन जाती है। तो शेल्फ लाइफ देखो, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर रिएक्शन रेट, इलेक्ट्रोड का आकार, वोल्टेज, ये तो भैया चार्जिंग कर लीजिए, कम कर लीजिए, उस पर डिपेंड। शेल्फ लाइफ का मतलब जीवन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर। अगला, रेडॉक्स क्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है भाई, तो अच्छे से याद रखना, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना, मतलब दोनों डायरेक्शन में। वैसे तो भैया हम बोलते हैं कि एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, ऑक्सीकरण से कहां जाता है, अपचयन की ओर। भाई इलेक्ट्रोड कहां से कहां जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, एनोड से कहां जाते हैं, कैथोड पर जाते हैं। अब 10 तरह से पूछेगे, कैसे भी पूछे, एनोड पर क्या हुआ था, ऑक्सीकरण हुआ था, क्या हुआ था, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या हुआ था, अपचयन हुआ था। तो भैया ऑक्सीकरण से अपचयन कहो कि एनोड से कैथोड कहो, जवाब नहीं बदलेगा, ऑक्सीकरण से रिडक्शन की ओर, ऑप्शन नंबर ए। अभी जस्ट पढ़ाया मैंने इसको। अब देखो थोड़ा बहुत घुमा कर तो पूछता है एग्जामिनर, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला, गैस आधारित इलेक्ट्रोड का उदाहरण कौन सा है। भाई
इस प्रश्न को भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि गैस आधारित इलेक्ट्रोड इनमें से कौन सा होगा, बताइए गैस आधारित इलेक्ट्रोड इनमें से कौन सा होगा, जवाब दो। अब आप कहेंगे सर आपने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको कॉपर पढ़ाया, ये भैया शुद्ध आपका मेटल होता है, इसमें कोई गैस नहीं थी। जिंक में कोई गैस नहीं थी, लोहा मेटल होता है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई गैस नहीं थी। मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको किसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोल रहा हूं मैं, गैस क्या था, गैस आधारित इलेक्ट्रोड, हाँ वही। ठीक है, तो भाई हम इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SHE, ची, है ना। इसको आगे एक बार और डिस्कस करूंगा मैं, अभी अभी नहीं कर रहा हूं, आगे करूंगा। मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको ये, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी कभी एलिमिनेट मेथड, ऑप्शन को हटाने वाली पद्धति का भी उपयोग किया करिए। चलो अगला प्रश्न, किस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अधिक होता है, पढ़ा रखा है मैंने, है ना। बताइए किसका रिडक्शन, लिथियम का, कॉपर का, ठीक है, सिल्वर का, किसका होता है। देखो सबसे अच्छा विद्युत का जो चालक होगा उसका ही पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, चांदी। तो कभी कभी चीजें ऐसे भी आती हैं, अब देखो हर चीज को घुमा करके कहां से कहां जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, कहां से कहां जोड़ दिया। चलो नेक्स्ट, प्लेटिनम किस प्रकार के इलेक्ट्रोड के लिए, प्लेटिनम का मैंने जिक्र किया है आपको सेल पढ़ाते हुए, न तो इसका ऑक्सीडेशन होगा न इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि यह कैटलिस्ट के तौर पर यूज हुआ है, उत्प्रेरक के तौर पर मैंने इसको पढ़ाया है। तो उत्प्रेरक के तौर पर है तो यह इनर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किस प्रकार का है ना, इनर्ट, मतलब किसी अभिक्रिया को तेज करने के लिए। तो न तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, न इसका रिडक्शन हुआ था, न इसका अपचयन हुआ था, न ऑक्सीकरण हुआ था। ओके, अगला, बैटरी के चार्जिंग के समय किस दिशा में धारा प्रवाहित होती है। देखो अगर हम बात करें तो अगर बैटरी से जब भी दो चीजें होती हैं, एक तो बैटरी चार्ज होगी तब की बात, और एक बैटरी डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्ज का मतलब आप उसकी विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, आप उसकी विद्युत का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो जब आप उसे डिस्चार्ज करेंगे तो उसका फ्लो सीधा माना जाता है। क्या माना जाता है, सीधा। जिस काम के लिए बैटरी बनी है वही काम कर रही है वो, मतलब चार्जिंग देने के लिए बैटरी को बनाया गया, वो चार्जिंग दे रही है। लेकिन जब उसका चार्ज कर रहे होते हैं तो वो उल्टी रिवर्स काम करती है, मतलब वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में लेती है और फिर वो रासायनिक को काई में कन्वर्ट कर देती है, विद्युत में। तो यहां पर ये प्रोसेस कैसी होगी, उल्टी होगी। सीधी प्रोसेस कहां पर होती है, जब बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का उपयोग हम करते हैं रासायनिक ऊर्जा से विद्युत में। जिंक के लिए SHE मैंने अभी आपको बताया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद आया, मैंने कहा था SHE में आगे पढ़ाऊंगा। SHE किसके तौर पर यूज किया गया था, गैस के तौर पर। और गैस की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन क्या होती है, कि सर गैस होती है। तो बस भाया याद रख लेना, इसके नाम में ही था, इसलिए मैं उस समय उसका फुल फॉर्म नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं बोलता तो आप आंसर दे देते। आपके जवाब बड़े धीमे आ रहे हैं, गलत हो या सही जवाब तो दो। आधे तो बस ये देख रहे हैं कि भाई साहब हम सर दे दें उसके बाद जवाब देते हैं। भाई हाइड्रोजन की तुलना में जिंक का जो होगा वो मानक विभव ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगला, विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस कहां बनती है, बहुत प्यारा प्रश्न है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। और अगर हम बात करें कि सर एनोड पर होगी, तो एनोड खुद अपना पॉजिटिव चार्ज रखता है ना। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आ जाएगी वो। कैसे पे आ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पर। चलो, एक EMF जीरो वाला सेल, EMF जो होता है, इसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जो आपका सेल है ना, वो कितनी कैपेसिटी को रख रहा है ना, उसको दर्शाने का काम करता है ना। EMF चलिए, प्रारंभ नहीं, वो संतुलन पर है, अभी बैलेंस्ड पर है, ठीक है। EMF अगर -0 होगा तो वो अभी संतुलन पर है। जिंक इलेक्ट्रोड डेनियल सेल में ऑक्सीकरण करता है, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन होता है जिंक का। जिंक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, भाई साहब, है ना। क्या पूछा है, A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, इसीलिए तो वो एनोड पर होता
है ना भाई साहब। याद रखना इलेक्ट्रोड नेगेटिव वाला है, यहां पर इलेक्ट्रोड की बात की गई। मैं आपसे यही प्रश्न कह रहा था कि सेल में ये चीज उल्टी होती है, उसका इलेक्ट्रोड नेगेटिव वाला होता है। जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ना कि इलेक्ट्रोड के ऊपर। एक फेराडे चार्ज द्वारा एक पदार्थ का कितना ग्राम जमा होगा जिसका n बराबर 2 है। देखो इस तरह से ये फेराडे का कभी कोई भी ऐसा नियम आ जाए, अगर आपको n के बराबर जो भी वैल्यू दे रखी हो, n के बराबर जो भी वैल्यू दे रखी हो, है ना, और उधर आपको ग्राम पर मोल की जो भी संख्या दे रखी हो, तो उस ग्राम पर मोल में उस वैल्यू से आप डिवाइड कर देना, भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपसे पदार्थ कितने ग्राम जमा होगा ये पूछा जाए, तो एक वैल्यू दे रखी होगी और एक ग्राम पर मोल में संख्या दे रखी होगी, उस ग्राम पर मोल की संख्या को वैल्यू से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितनी वैल्यू दे रखी है भैया ग्राम पर मोल की? 96, है ना, और कितना है एन की वैल्यू? 2। तो 96 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर 4 और यहां पर 8, 48। क्या आंसर आ जाएगा? 48 इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को ध्यान रखना, मैंने कहा था ना कुछ चीजें मैं डायरेक्ट कराऊंगा, ये इस वो जो चीजें हैं वो ये वाली हैं, है ना। इस तरह के प्रश्नों को आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न, नरनस्ट समीकरण, मैं इसकी भी बात कर रहा था आपसे। ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि इसका जो फॉर्मूला वगैरह होता है वो बड़ा कठिन होता है, और इसको समझना मतलब कि भाई साहब एक तरह से ये समझ लो कि हम जेई जो होता है ना उसके लिए फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो इतना हार्ड लेवल हमारी एग्जाम में नहीं आता, हमको बस सीधी सी बात है ये याद रखना होगा कि नरनस्ट समीकरण में आर जो होता है वो एक प्रकार का स्थिरांक होता है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो स्टेबल होती है। कितनी होती है? 8.314 जूल मोल की पावर -1, है ना, और याद रखिएगा केल्विन की पावर -1। ये आप सीधा याद रख लेना इसको प्यारे दोस्त, क्योंकि पूछ लेगा नेक्स्ट टाइम भी आपसे कि नरनस्ट समीकरण के अंदर आर की वैल्यू क्या होती है। चलिए अब देखो, ईएमएफ अगर हमारा जीरो था, ईएमएफ अगर हमारा जीरो था तो वो सेल जो था वो स्टेबल था। ईएमएफ अगर नेगेटिव में चला जाए, नेगेटिव चला गया मतलब वो सेल आप कितना भी चार्ज कर लो वो पॉजिटिव में, या जीरो, जीरो मतलब वो देखो, जीरो वो कंडीशन होती है कि सेल अभी बैलेंस्ड है। नेगेटिव का मतलब कि सेल जो है वो खराब होने की कगार पर है। पॉजिटिव मतलब सेल जो है वो काम कर रहा है और धीरे धीरे डिस्चार्ज होने की ओर अग्रसर है। लेकिन माइनस का मतलब यह होगा कि वो सेल अब काम नहीं करेगा, वो खराब हो चुका है। तो ईएमएफ अगर जीरो हो तो वो संतुलन में, ईएमएफ अगर नेगेटिव हो वो कार्य नहीं करेगा, ईएमएफ अगर पॉजिटिव हो वो कार्य करेगा। सिंपल सी बात। बैटरी की कार्य क्षमता किस पर निर्भर करती है? बैटरी की कार्य क्षमता किस पर निर्भर करती है? देखो, ताप तो नष्ट होने की, आयन की गति, इलेक्ट्रोड क्षमता में अंतर और इलेक्ट्रॉन का भार। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जो बैटरी होती है उसमें एनोड से कैथोड की ओर जो होते हैं वो क्या जाते हैं भाई? आयन जाते हैं। क्या जाते हैं? आयन। और जब आयन का प्रवाह होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा, है ना। तो दोस्त याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट तभी जनरेट होगा जब उसके अंदर आयन पाए जाएंगे, और आयन उसमें कब पाए जाएंगे? जब वो एनोड से कैथोड की ओर जाएगा, और एनोड से कैथोड की ओर कोई कब जाएगा? जब वहां पर प्यारे दोस्त उन आयन में क्या होगा? उन आयन में अंतर होगा। और ये आयन कहां से उत्पन्न होते हैं? एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड क्या होते हैं? एनोड और कैथोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड की क्षमताओं में डिफरेंस होता है, एक एनोड की तरह काम करेगा, एक कैथोड की तरह काम करेगा। तो भैया बैटरी के कार्य करने की क्षमता किस पर निर्भर है? इन्होंने ये नहीं कहा विद्युत धारा किससे उत्पन्न हुई। विद्युत धारा उत्पन्न होती है एनोड से कैथोड के और आयन के गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हुई। लेकिन बैटरी की पावर, बैटरी की पावर इस पर डिपेंड करती है कि जो आपने उस टब के अंदर, जो उस टब के अंदर दो रोड डाली है ना, एक एनोड और एक कैथोड, इनमें कितना डिफरेंशिएशन है। ज्यादा अंतर होगा तो ज्यादा फ्लो होगा, कम अंतर होगा तो कम फ्लो होगा। चलिए तो 14 का सी, विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? अभी 3 बार बता दिया मैंने इसको, अभी 3 बार बता दिया मैंने। भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनोड से कैथोड। चलो, डेनियल सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड किस, है ना, किसका कार्य करता है? ये डेनियल सेल था।
यहां पर देखिए ये कॉपर सल्फेट का था CuSO4, ये कहां पर है? कैथोड पर। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होगा? अपचयन। एनोड पर जिंक होता है और कैथोड पर कॉपर होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन या रिडक्शन। अब सबसे बड़ी गलती आपकी क्या है पता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी गलती आपकी क्या है बेटा? नहीं बन रहे ना पंकज, तो जो नहीं बन रहे उन टॉपिक को पढ़ो वापस से। आप ना सिर्फ मॉक में 50 से ज्यादा नहीं बन रहे, आप मॉक एनालिसिस करते हो। मॉक एनालिसिस करने के लिए 2 घंटे भी कम पड़ते हैं। कि सर मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं? मॉक एनालिसिस बेटा इस तरह से किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने आज पेपर दिया, आपका जो प्रश्न सही हो गया उस प्रश्न में आप क्या कंफ्यूज हुए थे, क्यों कंफ्यूजन हुए थे, उस प्रश्न को वापस से उस टॉपिक में देखो कि यार मैं यहाँ कंफ्यूज हुआ था, मेरा तुक्के में सही हुआ। सुन लो मेरी बात है ना, कॉपी पेस्ट करने से नंबर नहीं बढ़ जाएगा तुम्हारा। सुन लो मेरी बात, ठीक है। दूसरी चीज, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, ठीक है, उस पर 2 मंथन करो, मेरा क्यों गलत हुआ, ठीक है, क्या ये मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता ये, ठीक है। दूसरी चीज, उस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखो, है ना। जो जो मॉक टेस्ट में प्रश्न आ रहे हैं उनको अपनी एक कॉपी अलग बना लो, जो गलत हो रहे हैं उनको हर सप्ताह रिवीजन करते हुए आगे बढ़ो। दूसरी चीज, वो जिस टॉपिक का प्रश्न है उस टॉपिक को कम से कम 2 टाइम, है ना, अच्छे से पढ़ो। अगर पढ़ने पर क्लियर नहीं है तो सर का एक बार वीडियो देखो उस टॉपिक से रिलेवेंट। मॉक एनालिसिस पर, है ना, मॉक टेस्ट तो हर कोई दे देता है बेटा, हर किसी के नंबर थोड़ी आते हैं। मॉक में नंबर उनके बढ़ते हैं जो मॉक का एनालिसिस करते हैं, और वो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी पता है आपने कौन से प्रश्न गलत करे, आपने कौन सी चीजें। ये फिर इसने ना 3 बार तो कॉपी पेस्ट कर दिया बेटा, कुछ नहीं होने वाला मेहता तुम्हारा, चलो हटाओ, इनको कोई जानकारी देने का भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलो, डेनियल सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड किसका कार्य करता है? एनोड जो होता है उस पर जिंक होता है, और कॉपर जो होता है वो कैथोड पर होता है। अब कैथोड पर अपचयन होता है, लेकिन कॉपर किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वे होते हैं जो अपचयन करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अपचायक। जो ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें अपचायक कहते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो राइट आंसर यहां ऑक्सीकारक होगा। अब इसमें आपने ऑप्शन नंबर ए लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑप्शन नंबर ए लगा दिया। ए लगाना आपकी क्यों गलती थी? क्योंकि आपने क्या देखा कि भैया अपचयन, अपचयन और ऑक्सीकारक अलग अलग होता है। मैंने एक टॉपिक करा रखा है, ऊपर जाके पढ़ना उसको, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसीलिए मैं जब वो पढ़ा रहा था ना, सर हमारा सिलेबस करा दो, हमारा सिलेबस करा दो, मैं आपसे हाथ जोड़ जोड़ कर हर क्लास में बोलते हुए आया था, बेटा ये बेसिक है, ये पढ़ लो, ये बेसिक है, ये पढ़ लो। आप चाहें तो वहां जाकर देखना, मैंने बताया था कि जो ऑक्सीकरण करता है उसे हम अपचायक कहते हैं, और जो ऑक्सीकरण करता है उसे, जो ऑक्सीकरण करता है उसे हम अपचायक कहते हैं, और जो अपचयन करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले मुक्त होती है? निम्न में से कौन सी गैस इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले मुक्त होती है? मैंने आपको बताया था भाई साहब, जिसका पोटेंशियल अधिक होता है कैथोड पर सबसे पहले वही निकलेगी। कौन सी? हाइड्रोजन। कैथोड से कहां से निकलती है? कैथोड से निकलती है। अगला, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया विद्युत रसायन का अनुप्रयोग नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया विद्युत रसायन का, विद्युत परिष्करण, ये मैंने आपको बता रखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है,
विद्युत परिष्करण, इलेक्ट्रो है ना, रिफिलिंग कर सकते हैं, विद्युत प्लेटिंग कर सकते हैं, बैटरी चार्ज, इलेक्ट्रिक बीम वेल्डिंग, वेल्डिंग का काम नहीं होते हैं भाई साहब, वेल्डिंग तो एक अलग प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग नहीं होता, बीम वेल्डिंग, वेल्डिंग अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन से वेल्डिंग थोड़ी होती कोई। भैया धातु की परत चढ़ा सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, परत चढ़ाना, गैल्वेनीकरण, जैसे जिंक की परत चढ़ाना। इलेक्ट्रॉन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो इलेक्ट्रॉन की क्षमता कब बढ़ेगी? पीएच घटाना, आयन की सांद्रता, आयन अगर ज्यादा होंगे, आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो आयन बढ़ेंगे, आयन बढ़ेंगे तो एनोड से कैथोड की ओर प्रवाह बढ़ेगा, प्रवाह बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड की जो क्षमताएं हैं वो इंक्रीज होती हुई हमें दिखेगी। ईएमएफ की गणना में क्यू का मतलब क्या होता है? ईएमएफ अगर जीरो हो वो एक संतुलन की स्थिति में है, ऋणात्मक हो मतलब कि वो सेल अब किसी काम का नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू क्या होता है भैया? क्यू क्या होता है? उत्पाद की मात्रा नहीं, अमाउंट ऑफ रिएक्शन है ना, प्रतिक्रिया भाजक का अनुपात, रेशो ऑफ रिएक्शन डिमोनिनेट। हाँ भाई साहब, ये रेशो ऑफ रिएक्शन होता है ना, ये क्यू का मतलब क्या होता है? रेशो ऑफ रिएक्शन, ये अनुपात को दर्शाता है। प्रतिक्रिया में जो जो चीजों से हम भाग करते हैं वो किस अनुपात में पाई जाती है, जैसे CuSO4 कितना लेना है, ZnSO4 कितना लेना है, H2SO4 कितना लेना है, इनका रेशो फिक्स होना चाहिए सेल के अंदर, नहीं तो ये दिक्कत को उत्पन्न करते हैं। देखो इसके 30-40 प्रश्न और भी हैं, ठीक है, अभी मैं आपको 2-3 मिनट और कराऊंगा, 5 एक प्रश्न, बचे हुए प्रश्न मैं कल करवाऊंगा। कब करवाऊंगा? कल। ये मत सोचना कि आज ही, क्योंकि मेरी देखो 1 बजे 11 से 12 बज जाती है, 12 से 1 फिर क्लास होती है, 1 से 2 और होती है, तो सारे प्रश्न में ऑब्वियसली बात है आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच जाएंगे तो वो मैं कल करवा दूंगा, तो ये मत सोचना कि वो नहीं हुए हैं, ये नहीं हुए हैं। प्रश्न की संख्या आपकी मैं लाया हूं। विद्युत रासायनिक श्रृंखला में नीचे स्थित तत्वों की प्रवृत्ति क्या होती है? देखो जो तत्व होते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, विद्युत रासायनिक श्रृंखला, आपने देखा होगा मैंने एक आपके हाइड्रोजन के ऊपर ले गया था और एक हाइड्रोजन से मैं नीचे लाया था, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे, कभी याद आ रहा हो मैंने एक डायग्राम बनाकर पढ़ाया है आपको, तो भाई नीचे स्थित तत्वों की ऑक्सीकरण आवृत्ति होती है ना, और ऊपर जाएंगे तो भाई साहब वो तत्व क्रिया करके वो मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? वो मुख्य रूप से मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो भाई साहब विद्युत रासायनिक श्रृंखला में नीचे स्थित तत्वों की प्रवृत्ति कैसी होती है? वो ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति होती है, ऑक्सीडेशन की प्रवृत्ति रखते हैं। ओके, अगला, यदि नर्नस समीकरण के अनुसार ईएमएफ कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? ईएमएफ अगर जीरो है तो सेल किसी काम का नहीं, ईएमएफ अगर जीरो है तो सेल जो है वो स्टेबल अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है ना। ईएमएफ अगर माइनस में है तो भाई साहब याद रखिएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा? तो भाई वो सेल किस मतलब फेल हो चुका है, नष्ट हो चुका है। लेकिन ये बोल रहे हैं नर्नस समीकरण के अनुसार ईएमएफ कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब अगर मैं कहूं कि ईएमएफ 4 था, ठीक है, ईएमएफ कितना था? 4 था, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और अगर वो 0 पे आ गया, 0 पे आ गया मतलब वो फुल चार्ज है ना, फिर 1 पे जाएगा मतलब उसका कुछ हिस्सा यूज हो चुका है, 2 पे जाएगा मतलब और ज्यादा यूज हो गया, 3 पे और ज्यादा, 4 पे और ज्यादा। इस चीज की कमी होना यह दर्शाता है कि वो चार्जिंग की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। ओके 22, चलो इसके आगे के प्रश्न मैं आपको कल करवाऊंगा, है ना। तो 22 के आगे 23 से कल शुरू कर देंगे, है ना। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ऑक्सीकरण अपचयन वाला चैप्टर भी पढ़ लेना, और अभी तक ये जो 5 क्लास हुई है ना, 5 क्या 4.5 ही बोलेंगे, इन 4.5 क्लास को अच्छे से देख लेना। और कल अब लगभग 20 एक प्रश्न में और करवाऊंगा, 40 प्रश्न का मेरे पास समावेश है, तो हम उनको पूरा कर लेंगे। 40 प्रश्न का अनुमान है मेरे पास, 40-50 प्रश्न है इस टॉपिक से, तो वो सारे मैं आपको दे दूंगा। इतने प्रश्न तो देखो पॉसिबल ही नहीं होते कि आप प्रैक्टिस सेट में भी कर पाओ एक टॉपिक के। तो एक चीज ये ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले ही कहा 40-50 प्रश्न करके चलोगे आप तो आपके इतने एमसीक्यू हो जाएंगे कि लगभग 400-500 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, और इतना क्वेश्चन बैंक बहुत होता है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, शुक्रिया। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।